तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध, ये लाल घाटी का रहस्य और दो राजकुमार का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक लाल घाटी का रहस्य और दो राजकुमार में हमने पढ़ा कि जयगढ़ की रानी मेनका को साधु गोरखनाथ के दिए फल से एक एक कर छह पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें क्रूर और अत्याचारी राजा विजय सिंह के साथ गोरखनाथ के श्राप से भयभीत होकर मार डाला। परंतु 7वीं बार पैदा होने वाला जुड़वा बच्चों को महामंत्री शेर सिंह ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचा लिया और उन्हें लेकर काले जंगल की ओर चल पड़ा। परंतु दुर्भाग्य से एक राजकुमार डाकू जालिम सिंह के यहाँ पल पोसकर जवान हुआ और दूसरा साधु गोरखनाथ के यहाँ। संयोग से रानी मेनका, जो पुत्र वियोग के कारण पागल हो गई थी, अपने ही बेटे राजकुमार अमर सिंह द्वारा साधु गोरखनाथ के यहाँ पहुँच गई, जबकि डाकू जालिम सिंह के यहाँ पलकर बड़े होने वाला राजकुमार दुर्जन सिंह ने उसके साथ मिलकर जयगढ़ में त्राही त्राही मचा रखी थी, जिसके कारण राजा विजय सिंह ने सेनापति कालदेव को खूब लताड़ा। अपनी जान बचाने के लिए सेनापति कालदेव ने एक योजना बनाई और उस स्थान पर पहुंच गया जहां जालिम सिंह का अड्डा था। वहां पहुंचते ही जालिम सिंह के आदमियों ने सेनापति कालदेव को पकड़ लिया और उसे लेकर अपने अड्डे की ओर चल पड़ा। अब आगे क्या होता है यह जानते हैं। कुछ देर बाद सरदार की जय हो, किस बैल को पकड़ लाया है रे कालिया, कौन है यह? सरदार, यह संदिग्ध अवस्था में हमारे इलाके में घूम रहा था, शायद हमारे अड्डे की ही खोज कर रहा था। कौन हो तुम? चेहरे से कपड़ा हटाओ और सच सच बताओ, वरना याद रखना इस वीरान पहाड़ी इलाके में तुम्हारे इलाज भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सेनापति कालदेव ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। सेनापति कालदेव, तो तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ जालिम सिंह। यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर जयगढ़ का तख्ता पलट सकते हैं। बदले में तुम भी आधे राज्य के अधिकारी होगे। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच ही है? यह तुम्हारा हमारे लिए रचाया हुआ कोई जाल भी हो सकता है। फिलहाल तो प्रमाण के लिए मैं ही तुम्हारे सामने हूँ। जब तक जयगढ़ पर तुम लोग कब्जा नहीं कर लेते, मैं तुम्हारी कैद में रहूँगा। सेनापति कालदेव की बात सुनकर जालिम सिंह व दुर्जन सिंह दोनों ही सोच में पड़ गए। अच्छी तरह सोच लो जालिम सिंह, राजा विजय सिंह का जिंदा रहना न तो तुम दोनों बाप बेटों के हित में है और न ही मेरे हित में, जबकि उसकी मौत से हम दोनों ही लाभ में रहेंगे। आधा राज्य तुम्हारा होगा और आधा मेरा। और ऐसी हालत में जबकि राजा के अधिकांश सैनिक मेरे साथ हैं, किले पर कब्जा करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ठीक है सेनापति, हमें यह सौदा मंजूर है। हम आज ही रात किले पर आक्रमण करेंगे और उसी रात सरदार जिंदाबाद, जय भवानी। अरे डाकू जालिम सिंह ने किले पर आक्रमण कर दिया। महाराज को सूचित करो और सैनिक को सतर्क करो। शीघ्र ही किले के द्वार पर भयानक युद्ध छिड़ गया। शाबाश साथियों, तोड़ डालो द्वार और भीतर घुस जाओ। कुछ देर बाद ही जालिम सिंह, दुर्जन सिंह व उसके साथी द्वार तोड़कर किले के भीतर प्रविष्ट होने में सफल हो गए। भागो भागो, हम मुट्ठी भर सैनिक इनका कुछ नहीं कर सकते। अधिकांश सैनिक इनके साथ मिल चुके हैं। शाबाश साथियों, अब महल पर कब्जा कर लो। इधर राजमहल के भीतर गजब हो गया महाराज, डाकू जालिम सिंह ने किले पर आक्रमण कर दिया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? सेनापति कालदेव को तुरंत मेरे पास भेजो। हम आज जालिम सिंह को मजा चाखा कर ही रहेंगे। क्षमा करें महाराज, सेनापति जी का कोई पता नहीं और हमारे अधिकांश सैनिक डाकुओं के साथ मिल चुके हैं। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तभी अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है महाराज। विजय सिंह जो कुछ करना है वह हम करेंगे। खूब पहचाना अपने पुराने कौन? जालिम सिंह। खूब पहचाना अपने पुराने दुश्मन को तुमने विजय सिंह। साथियों पकड़ लो इसे। कुछ डाकुओं ने तुरंत उसे दबोच लिया। डाल दो इसे कारावास में और हमारे मित्र सेनापति कालदेव को आदर सहित यहाँ ले आओ। सलाह मशविरा करने के बाद ही हम इसको मौत और जिंदगी का फैसला करेंगे। जो आज्ञा बड़े सरदार। अब समझा तो यह सब कुछ उसी नमक हराम कमीने सेनापति का किया धरा है। बिल्कुल ठीक समझे विजय सिंह। यह फतह हमने सेनापति के साथ मिलकर ही हासिल की है। उसके बाद विजय सिंह को कारागार में डाल दिया गया। और जब सेनापति कालदेव वहाँ पहुँचा तब तक सैनिक और जालिम सिंह के साथी पूरे देश पर अपना अधिकार कर चुके थे। असहाय जनता इस पूरे हंगामे में खामोश ही रही थी, क्योंकि राजा विजय सिंह से उन्हें भी नफरत थी। अब समूचे देश पर हमारा अधिकार है मित्र कालदेव। मेरे विचार से अब हमें अपने अपने हिस्से का बंटवारा कर लेना चाहिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगले दिन राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। पूर्व के हिस्से का राजा बना सेनापति कालदेव और बाकी आधे हिस्से का राजा बना जालिम सिंह। कालदेव ने माधो सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया, जबकि जालिम सिंह ने अपने बेटे दुर्जन सिंह को अपना सेनापति बनाया था।
सारा काम तो निपट गया मित्र, अब केवल उस बूढ़े विजय सिंह का फैसला करना है। अरे मैं तो उसे भूल ही गया था, एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि उसकी बेबसी पर दिल खोलकर हंस सकूँ। जरूर, आओ चलें। तीनों कारागृह में पहुंचे। अब कैसे हैं महाराज, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? तो तू कमीने दुष्ट पाजी, दूर हो जा मेरी नज़रों से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मित्र मैं समझता हूँ महाराज की दोनों आंखें निकाल कर तुम इनकी यह समस्या भी हल कर सकते हो, वैसे भी मुझे इन आंखों की विशेष ज़रूरत है। ज़रूरत? अभी लो मित्र, ठहरो बापू, यह शुभ कार्य मुझे अपने हाथों से करने दो। ठीक है, तुम ही महाराज की दोनों आंखें मित्रता के उपलक्ष्य में सेनापति को भेंट करो। और आई लीजिए, संभालिए यह कीमती तोहफा सेनापति जी, यह दोनों आंखें भी लाल घाटी में अपने भाई तक पहुंचानी होगी। आह आह, मैंने जो अपनी पत्नी और साधु गोरखनाथ का अपमान किया था, आज उसकी सज़ा मिल गई मुझे, लेकिन अपने बच्चों की हत्या की सज़ा और भुगतनी है, न जाने कब तक। इधर अमर सिंह भौर होने के साथ ही एक नदी के किनारे जा पहुंचा। यह वही नदी है जिनके बारे में बाबा ने कहा था और मुझे इसके पार वाले जंगल में जाना है। जी भरकर पानी पीने के पश्चात जब अमर ने आसपास नजरें दौड़ाई, आहा, नाव पुरानी है लेकिन नदी तो पार करा सकती है। नाव को पानी में करने के पश्चात अमर अपने घोड़े के साथ उसमें सवार हो गया और नाव में पहले से ही मौजूद पतवारों से उसे सामने की ओर खेने लगा, परंतु वह इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि हाथ में थमी पतवार और नाव की आकृति आश्चर्यजनक रूप से बदलती जा रही है और शीघ्र ही, उफ, यह क्या बला है, अब तुम नहीं बचोगे मूर्ख। फिर बौखलाया सा राजकुमार अभी उस अकस्मात आई बला से निपटने की सोच ही रहा था कि ओह, यह बला तो उड़ने लगी, इससे कैसे निपटूं। शीघ्र ही नदी पीछे छूट गई और भयानक जंगल शुरू हो गया। पता नहीं यह बला मुझे कहाँ लिए जा रही है। तभी उस विचित्र राक्षसी ने अमर और उसके घोड़े को अपने शरीर में उलट दिया। उफ, अब तो वास्तव में ही बचना मुश्किल है। दोनों धरती पर जा गिरे। आह, लेकिन बड़ी मुलायम घास पर गिरने के कारण उन्हें विशेष चोट नहीं आई। ईश्वर का धन्यवाद, इस मुलायम घास के कारण मैं और मेरा प्यारा तूफान बच गया। तभी बच गए, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे और घोड़े को जिंदा खा जाऊंगी। अरे यह दुष्ट बला तो अभी भी पीछे लगी है, अब तो इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। तभी क्रोधित राक्षसी ने अपना भयानक मुंह फाड़ा और सिर पर उगे सिंह को नीचे कर वह अमर पर झपटी। दुष्ट बला, अब तू नहीं बचेगी। और जैसे ही राक्षसी उसके निकट आई, अमर ने तलवार के एक ही वार से उसका सर धड़ से जुदा कर दिया और आगे बढ़ चला। इधर जालिम सिंह के राज्य में त्राही तराही मची हुई थी। हुजूर, आज लोगों से वसूल किया गया धन, अनाज व पशु खजाने गोदामों और पशु आलय में रखवा दिए गए हैं और जिन 12 घरों में से हमें कुछ नहीं मिला उनकी आंखें यह रही। शाबाश, ये आंखें हमारे मित्र राजा कालदेव के पास भिजवा दो और यह हार हमारी ओर से तुम्हें इनाम में। जाओ और मौज करो। हुजूर की जय हो। सैनिकों के जाने के बाद बापू, एक बात समझ में नहीं आती कि कालदेव हर किसी की आंखें निकालकर लाल घाटी में क्यों फिकवा देता है। हाँ, यह बात तो बहुत समय से मेरे दिमाग में भी खटक रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है बापू, हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। ठीक है, हम कल ही चलकर उससे इस संबंध में पूछेंगे। अरे जालिम सिंह और दुर्जन सिंह, आओ आओ मित्र, मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हो मित्र? बिल्कुल ठीक, बैठो और बताओ कैसे आना हुआ, खैरियत तो है ना? हम तुमसे लाल घाटी का रहस्य जानना चाहते हैं दोस्त। ओह, लेकिन मित्र, लाल घाटी का रहस्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। हाँ, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा, यह मेरा वादा रहा। न जाने क्या सोच जालिम सिंह ने जिद करना उचित नहीं समझा। ठीक है, यह वह उचित समय आने तक मैं इंतजार करूंगा, अब आज्ञा दो। और दोनों वापस लौट गए। इधर जंगल में आगे बढ़ते अमर को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे, इस वीरान जंगल में झोपड़ी, चलकर देखूं, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। दरवाजा खटखटाने पर एक जटाधारी मुनि ने द्वार खोला। नमस्कार बाबा। जीते रहो बेटा, आओ भीतर आओ। परंतु भीतर प्रविष्ट होते ही अमर चौंक उठा। उफ, यह सब क्या है? डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बेटे, क्या तुमने काल भैरव का नाम सुना है? हाँ बाबा, गोरखनाथ जी के मुख से मैंने यह नाम सुना है, लेकिन जानता केवल इतना ही हूँ कि वह लाल घाटी में रहता है। यहाँ से मुझे नरमुंड वृक्ष का पत्ता लाना है। तो सुनो, मैं तुम्हें काल भैरव के बारे में बताता हूँ। वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का तांत्रिक है जो लाल घाटी में तीनों लोगों पर प्रभुत्व जमाने हेतु पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए वर्षों से मृत्युंजय यज्ञ कर रहा है। अब तक वह सैकड़ों व्यक्तियों को पिशाच राज पर बलि चढ़ा चुका है। वह उनकी आंखें निकालकर पिशाच राज को अर्पित करता है। अब उसे केवल 8 आंखों की और आवश्यकता है। ओह, लेकिन
लेकिन आप यह सब क्या कर रहे हैं? उसी काल भैरव को मौत का सामान तैयार कर रहा हूँ बेटा। यह खोपड़ियाँ जो तुम देख रहे हो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों व मुनियों की है, और यह खून मेरा है। इन सब चीज़ों द्वारा मैं एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा हूँ जिससे अपने यज्ञ को पूर्ण करने से पहले काल भैरव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह अद्भुत हथियार आज और कल में ही बनकर तैयार हो जाएगा। ओह, लेकिन ये मुनियों के नर मुंड आपके पास कहाँ से आए? स्वयं मेरे शिष्यों ने मुझे दिए हैं, क्योंकि मैं एक भलाई का कार्य करने जा रहा हूँ। तुम्हें भी साधु गोरखनाथ जी ने इसीलिए यहाँ भेजा है, क्योंकि बगैर काल भैरव को मारे तुम नर मुंड वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ सकते। अब समझा कि बाबा ने मुझे इस जंगल से होकर लाल घाटी जाने के लिए क्यों कहा था। अब तुम जाकर जरा बाहर बैठो, मैं किसी के सामने इसे तैयार नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो वह तुम्हें बाहर ही मिल जाएगी। ठीक है बाबा। अमर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत भूख लगी है, बाबा से कहना तो भूल ही गया। तभी हवा में नाना प्रकार के भोजनों से सजी थालियां प्रकट हुई और उसके सामने सज गई। वाह, यह बाबा का कोई चमत्कार मालूम पड़ता है। अमर ने पेट भर भोजन किया। इधर सेनापति कालदेव चिंतित था। आज सिर्फ प्यार से इन्होंने लाल घाटी का रहस्य जानने की कोशिश की है, कल मुझे धमकाकर भी उसका राज जानने की चेष्टा कर सकते हैं। क्यों ना आज रात ही इनकी भी आंखें निकाल कर इन्हें मरवा डालूं, तब पूरे जयगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज्य होगा। फिर मेरे भाई काल भैरव को भी तो पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए अब कुछ ही आंखों की आवश्यकता है। तभी महाराज की जय हो। अरे माधव सिंह, आओ आओ भाई, बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। लगता है हुजूर मेरा ही इंतजार कर रहे थे, आज्ञा कीजिए। तब कालदेव ने माधव सिंह को सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने व अपनी योजना समझाने के पश्चात अंत में कहा, मैं चाहता हूँ कि यह शुभ कार्य आज रात ही पूरा हो जाए तो अच्छा है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें हुजूर, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ, आज्ञा दीजिए। शाबाश, जाओ। उधर दूसरे दिन मुनि की कुटिया में, लो बेटा, काल भैरव की मौत तैयार हो गई। इस हथियार से तुम उसे मार पाने में सफल होगे। कितना विचित्र हथियार है यह। अच्छा बाबा, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द लाल घाटी पहुंचकर उस दुष्ट काल भैरव को समाप्त कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। जाओ और उस दुष्ट को मारकर तीनों लोक को आने वाले खतरे से बचाओ। अमर सिंह लाल घाटी की ओर चल पड़ा। काल भैरव, तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों निश्चित है। इधर रात होते ही कालदेव ने माधव सिंह और अपने असंख्य सैनिकों के साथ जालिम सिंह के किले पर आक्रमण किया और किले के भीतर घुस गए। हाय, मार डाला, उफ। सेनापति कालदेव कुछ सैनिकों के साथ मारकाट मचाता हुआ जालिम सिंह और दुर्जन सिंह के सैन्य कक्ष में जा पहुंचा। ओह, तुम कालदेव, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। सैनिकों, मार डालो इन्हें और निकाल लो इनकी आंखें। लेकिन जैसे ही वे उन पर झपटे, जालिम सिंह और दुर्जन सिंह ने उन्हें मार गिराया। उफ, शाबाश बेटे, अब तुम नहीं बचोगे धोखेबाज। भलाई इसी में है कि लाल घाटी का रहस्य बता दो। नहीं, कभी नहीं। तो लो मरो। भाई काल भैरव, मुझे बचाओ। तभी उफ, आह। जब दोनों धरती पर गिरने के बाद संभले। ओह, तुम बिल्कुल ठीक मौके पर आए हो सुब्बा, खत्म कर दो इन्हें। अरे बाप रे, यह राक्षस कहाँ से आ गया? समय नहीं है मेरे छोटे आका, स्वामी ने मुझे केवल तुम्हें लाने के लिए भेजा है। जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ओह, ठीक है। और कालदेव की पीठ पर सवार होते ही राक्षस महल से निकलकर हवा में उड़ने लगा। कमबख्त बच निकला। समझ में नहीं आता बापू कि यह राक्षस था कौन और कालदेव को वह कहाँ ले गया। इस संबंध में बाद में सोचेंगे। आओ पहले कालदेव की बाकी सैनिकों से निपटें। और दोनों कालदेव के सैनिकों पर टूट पड़े। हाय मरा। इधर राक्षस कालदेव को लेकर लाल घाटी में अपने स्वामी काल भैरव के पास पहुंचा। प्रणाम भैया, ले आए भाई को। आओ आओ भाई कालदेव, और बताओ कि क्यों पुकारा था मुझे। उत्तर में कालदेव ने सारी कहानी सुना दी। तो यह बात है। खैर घबराओ नहीं, पिशाच राज को प्रसन्न कर तीनों लोगों को फतह करने के बाद मैं तुम्हें एक लोक सौंप दूंगा। आप महान है भैया। काल भैरव के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तुम भी तो महान हो भाई। मेरे लिए न जाने किन किन कठिनाइयों का सामना कर आंखों का प्रबंध करते रहे और आज भी करोगे। क्या मतलब? मतलब यह कि मुझे पिशाच राज को प्रसन्न करने के लिए अब केवल कुछ ही आंखों की आवश्यकता रह गई है, जिसमें से अपनी आंखों का एक जोड़ा यदि तुम मुझे दे दो तो। नहीं, अरे तुम तो घबरा गए। मैं तो तुम्हें तुम्हारी इन आंखों के बदले पूरा एक लोक दूंगा। और यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि राज करने के लिए आंखों की नहीं बल्कि दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? डरो नहीं सुब्बा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने देगा। चलो सुब्बा, जल्दी से भाई की आंख निकाल लो, लेकिन ध्यान रहे भाई को जरा भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। क्रोधित हो कालदेव
काल भैरव पर झपटा। शैतान, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आज तक तेरे लिए सैकड़ों आंखें जुटाई और आज तू मेरी ही आंखें निकालना चाहता है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सुब्बा ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दे शैतान, जल्दी से अपना काम पूरा करो। सुब्बा, पिशाच राज भेंट का इंतजार कर रहे हैं। और यह लीजिए स्वामी, अब इसकी गर्दन भी काट कर छत पर लटका दो। ऐसे निर्लज भाई की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जो आज्ञा स्वामी। काल भैरव ने आंखें हवन कुंड में फेंकी। भेंट स्वीकार करो पिशाचराज। रोशनी के एक झमाके के साथ पिशाचराज के गले में पड़ी आंखों की माला में एक आंख और बढ़ गई। अब सिर्फ 6 जोड़ी आंखें और चाहिए, उसके बाद मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा। इधर अमर सिंह लाल घाटी में प्रविष्ट हो एक और बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी। अरे, यह तो शायद वही नरमुंड वृक्ष है जिसके पत्ते की मुझे ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही वह उस वृक्ष के निकट पहुंचा, भाग जाओ, भाग जाओ, अब नहीं बचोगे। काल भैरव तुम्हें मार डालेगा। अब तुम्हारी गर्दन भी हमारे साथ लगेगी। ओह, यह कैसा करिश्मा है। ठीक उसी समय काल भैरव तुम्हें मार डालेगा। भाग जाओ। लगता है कोई घाटी में प्रवेश कर चुका है और इस समय नरमुंड वृक्ष के निकट है। दूसरे ही पल वह पूरी शक्ति से चीख उठा, सुब्बा। सुब्बा तुरंत प्रकट हुआ। क्या आज्ञा है मेरे स्वामी। सुनो सुनो, कोई व्यक्ति नरमुंड वृक्ष का पत्ता तोड़ने की चेष्टा में है, उसे तुरंत पकड़कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा स्वामी। शीघ्र ही सुब्बा एक भयानक जानवर के रूप में अमर के सामने प्रकट हुआ। उफ, यह कैसा भयानक जानवर है। लेकिन अगले ही पल अमर ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और जय बाबा गोरखनाथ मरने के साथ ही सुब्बा अपने असली रूप में आ गया। अरे, यह तो कोई मायावी राक्षस था। उधर गुफा में, ओह, यह क्या। पिशाच राज के गले में पड़ी आंखों की माला टूट गई। जरूर सुब्बा मारा गया है और वह अजनबी नरमुंड वृक्ष का पत्ता तोड़ने के चक्कर में है। यदि वह पत्ता तोड़ने में सफल हो गया तो मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ ही चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगा। और दूसरे ही पल काल भैरव पूरी शक्ति से नरमुंड वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। मैं अभी उस मच्छर को पीस डालूंगा। इधर काल भैरव आ गया, काल भैरव आ गया। अरे, ये तो फिर चीखने लगे। तभी, रुक जा मच्छर, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तो यही है वह दुष्ट तांत्रिक काल भैरव। वह अमर के निकट पहुंचते ही काल भैरव ने पूरी शक्ति से अपनी गदा घुमाई। सर झुका देकर स्वयं को बचा गया और गदा काल भैरव के हाथ से छूटकर नरमुंड वृक्ष के तने से जा टकराई। उफ, यदि मुझे लग जाती तो। अगले ही पल अमर ने संभल कर तलवार निकालकर पूरी शक्ति से काल भैरव पर वार किया, लेकिन काल भैरव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे, यह मामूली तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार अमर ने फिर तलवार घुमाई। ओह, सहसा अमर को हड्डियों से बने वज्र का ध्यान आया और उसने झट तलवार फेंक वज्र निकाल हाथ में ले लिया। अब तुम जरूर मरोगे काल भैरव, और यह वज्र ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ओह, हड्डियों से बना वज्र। उस वज्र को देख काल भैरव पल भर के लिए तो बहुत भयभीत हुआ, लेकिन फिर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकालकर अपने शक्ति देवता पिशाच राज पर चढ़ा दूंगा। लो बचो, आओ आओ नाराधम, मैं तैयार हूँ। अमर ने न केवल स्वयं को उसके वार से बचाया, बल्कि तुरंत ही संभल कर पूरी शक्ति से वज्र उसके सीने पर दे मारा। उफ। काल भैरव धड़ाम से पृथ्वी पर जा गिरा। तुम्हारा खेल खत्म हो काल भैरव, अब शायद नर्क में ही तुम्हें स्थान मिले। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। परंतु अमर को उस शैतान तांत्रिक पर जरा भी रहम नहीं आया और काल भैरव को समाप्त करने के पश्चात अमर नरमुंड वृक्ष के निकट पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने उसके पत्ते को तोड़ना चाहा, एक आवाज़ गूंजी, ठहरो बेटे। ओह, कौन। तुरंत जंगल वाले मुनि उसके सामने प्रकट हुए। सुनो बेटे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसमें पिशाच राज की मूर्ति है। तुम वहाँ जाकर छत पर लटके मुंडों में से गिर रहा रक्त एक कटोरे में लाकर इस वृक्ष पर छिड़को, वरना पत्ता तोड़ते ही तुम मृत हो जाओगे। जो आज्ञा बाबा। राजकुमार तुरंत ही उस गुफा में पहुंचा और एक कटोरे में छत से लटके नरमुंडों की गर्दन से निकल रहे रक्त को एकत्रित करने लगा। फिर नरमुंड वृक्ष के निकट पहुंचकर उसने जैसे ही वह खून वृक्ष की जड़ पर छिड़का, मानो चमत्कार हुआ। अरे, नरमुंड कहाँ गायब हो गए। उन सबको पुनः अपने अपने शरीर मिल गए हैं बेटे, और वे जहाँ से यहाँ लाए गए थे वहीं पहुँच गए। अब तुम निर्भय होकर पत्ता तोड़ सकते हो। अमर ने वृक्ष से पत्ते तोड़ लिए। अब तुम जल्द से जल्द इस घाटी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में यह घाटी तबाह हो जाएगी। लेकिन बाबा, वह सोने का दूध देने वाली गाय, वह तुम्हें राह में कहीं स्वमेव मिल जाएगी। अब जाओ। जो आज्ञा बाबा। फिर घोड़े पर सवार हो अमर घाटी से बाहर की ओर चल पड़ा। उधर गुफा की छत से लटके नरमुंड भी गायब हो गए थे तथा गुफाओं में पत्थर बने इंसानों को पुनः जीवन प्राप्त हो गया था। उस जीवन प्राप्त करने वाले
असंख्य लोगों में एक महामंत्री शेर सिंह भी था। ओह, यह मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन हैं? एक अन्य गुफा में पड़े सेनापति कालदेव को भी जीवन प्राप्त हो चुका था। लगता है मेरा दुष्ट भाई काल भैरव मारा गया है। चलो अच्छा हुआ, अब यहाँ से जल्दी निकल चलूँ। जब असंख्य लोगों के साथ महामंत्री भी आश्चर्यचकित पिशाच राज की गुफा में पहुंचा। जाओ, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। काल भैरव की मौत के साथ साथ यह घाटी भी नष्ट होने जा रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सभी भयभीत हो उस घाटी से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही वे सभी घाटी से बाहर निकले, एक भयानक विस्फोट के साथ घाटी आग की ऊंची ऊंची लपटों के मध्य खो गई। इधर लाल घाटी से निकलकर अमर सिंह अभी कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि ठहरो बेटे अमर सिंह, अरे किसने पुकारा मुझे? नीचे देखो बेटे, मैं फूल के अंदर से बोल रही हूँ। सचमुच इसी फूल में से आवाज़ आ रही है। तभी वह फूल खिलकर विशाल रूप में परिवर्तित हो गया और उसके भीतर एक सुनहरी गाय दिखाई देने लगी। आहा, सोने का दूध देने वाली गाय। हाँ बेटा, मैं ही सोने का दूध देती हूँ। अब देर मत करो बेटे, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें काले जंगल में पहुँचा दूंगी। घोड़ा पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत अच्छा गौ माता। राजकुमार गाय के कहे अनुसार उसकी पीठ पर बैठ गया और गाय उसे लेकर काले जंगल की ओर उड़ चली। नीचे घोड़ा उनका पीछा कर रहा था। अब रानी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। उधर सेनापति कालदेव पूरी शक्ति से जयगढ़ की ओर भाग रहा था। पता नहीं मेरे पीछे जालिम सिंह और उसके बेटे ने क्या गुल खिलाया होगा। खैर, निपट लूंगा उनसे भी। तभी जयगढ़ की ओर बढ़ते ही महामंत्री शेर सिंह की निगाह कालदेव पर पड़ी। अरे, यह तो सेनापति कालदेव लगता है, लेकिन इतना बूढ़ा। वह लगता है मैं काफ़ी वर्षों तक काल भैरव की कैद में रहा हूँ। न जाने अब जयगढ़ का और महारानी मेनका का क्या हाल होगा। लेकिन यह दुष्ट इस तरह कहाँ भागा जा रहा है? जरूर कोई खास बात है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और वह छिपता हुआ उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर अमर सुनहरी गाय के साथ काले जंगल में बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचा। बाबा देखो, मैं आ गया। अरे बेटा अमर, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि तुमने सोने का दूध देने वाली गाय ले आए। हाँ, वह नरमुंड वृक्ष का पत्ता कहाँ है? पत्ता यह रहा बाबा। लेकिन बाबा, तुम तो अब देख सकते हो यह चमत्कार कैसे हुआ। यह सब तुम्हारी ही सफलता के कारण हुआ है बेटा। काल भैरव की मृत्यु के साथ ही हमें हमारी आँख मिल गई थी। ओह, अब देर न करो बेटा, रानी मेनका भीतर है। दूध दूहकर पत्ते द्वारा उन्हें पिलाओ। अभी लो बाबा, आज से बढ़कर खुशी का दिन मेरे लिए और कौन सा होगा। फिर अमर एक लोटे में झटपट गाय का सोने वाला दूध दूहने लगा और जैसे ही अमर दूध दूह कर हटा, सुनहरी गाय स्वयं ही अदृश्य हो गई। फिर अमर रानी माँ को दूध पिलाने के लिए झोपड़ी में घुसा। मेरा लाल, मेरा बेटा, तू लौट आया। माँ, कहाँ गया था रे तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर? पहले यह थोड़ा सा दूध पी लो मेरी अच्छी माँ, फिर सब बताऊंगा। हाँ हाँ पिला बेटा, तेरे हाथों से तो मैं जहर भी पी सकती हूँ। सोने का दूध पीते ही महारानी मेनका की याददाश्त लौट आई। आह, मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया था मुझे? कौन हो तुम? मुझे अपना बेटा ही समझिए रानी माँ। तभी साधु गोरखनाथ व उनके शिष्यों ने भीतर प्रवेश किया। अरे, आप महर्षि गोरखनाथ जी? हाँ बेटी, ईश्वर का शुक्र है कि तुम स्वस्थ हो गई। ओह, क्या हुआ तो मुझे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? महाराज कैसे हैं? और आपको तो अंधा कर दिया गया था ना? फिर आपकी आंखें, कृपया मुझे बताइए ना महर्षि। धैर्य रखो बेटी, सब कुछ बताता हूँ। फिर महर्षि गोरखनाथ जी धीरे धीरे रानी मेनका को सब कुछ बताने लगे। उधर जब कालदेव पूर्व में बने अपने महल में प्रविष्ट हुआ, पहले तो यह महल यहाँ नहीं था, शायद नया बनवाया गया है। तो क्या महाराज विजय सिंह आजकल यहीं रह रहे हैं? इधर जैसे ही सेनापति कालदेव महल के भीतर पहुंचा, बहुत से सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। शाबाश, अब इसे जंजीरों से जकड़ लो। शिकार खुद ही अपने जाल में आ फंसा है। इस असभ्यता का क्या मतलब है? जानते नहीं मैं कौन हूँ? हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कालदेव, इसलिए तो तुम्हें पकड़ा गया है। कई दिनों से हम यहाँ तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब यह है सेनापति जी कि अब पूरे राज्य पर महाराज जालिम सिंह का अधिकार है। तुम्हारे सारे सैनिक भी उन्हें अपना राजा स्वीकार कर चुके हैं। सैनिकों, अब ले चलो इसे। महामंत्री शेर सिंह एक तरफ छिपा हुआ यह सारा नज़ारा देख रहा था। ओह, सैनिकों ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया है और कहीं ले जा रहे हैं। क्या चक्कर हो सकता है? लोगों से मालूम करना चाहिए। और लोगों से पूछताछ करने के पश्चात जब महामंत्री को सारी बात का पता चला, तो महाराज विजय सिंह को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और इस समय जयगढ़ पर डाकू जालिम सिंह का राज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि एक राजकुमार जालिम सिंह के साथ अपना हक पा चुका है, लेकिन दूसरा राजकुमार, वह तो बाबा गोरखनाथ जी के पास है। मुझे चलकर पहले उन्हीं से मिलना चाहिए। और एक घोड़ा प्राप्त कर महामंत्री उसी समय काले जंगल की ओर चल पड़ा। इधर रानी मेनका को साधु गोरखनाथ से जब उसके पागल होने व महाराज
विजय सिंह के कुकृत्यों के साथ साथ जयगढ़ की ताज़ा स्थिति यानी जालिम सिंह के राजा बनने और उसकी कैद में विजय सिंह के पड़े होने की बात मालूम हुई तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। ओह, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मैं कभी मां न कहला सकूं, वरना आपके द्वारा दिए गए फल से प्राप्त पुत्र होने के बाद भी वे महाराज के हाथों न मारे जाते। उफ, कितना पापी था राजा विजय सिंह। उसे जितनी सजा मिले वह भी कम है। ऐसा मत कहो बेटी, विजय सिंह को अपने किए की सजा पाने के साथ ही तुम्हारे दुखों के दिन भी समाप्त हो गए हैं। तुमने जिन 8 पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से 6 को तो अवश्य विजय सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन 2 को महामंत्री शेर सिंह ने बचा लिया था। फिर महर्षि गोरखनाथ जी ने महामंत्री जी के वहां पहुंचने की सारी कहानी कह सुनाई। आहा, कहाँ है मेरा लाल, जल्दी बताइए महर्षि, मेरी ममता अब और धैर्य नहीं रख सकती। तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे सामने ही खड़ा है बेटी, अमर सिंह तुम्हारा ही बेटा है। इसकी एक बाह पर शाही निशान भी लगा है। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? अमर ने तुरंत ही अपनी बाह पर से आस्तीन हटा दी। हाँ, यह हमारा शाही निशान है मेरे लाल, आओ मेरे गले लग जाओ। और माँ, मेरे लाल, मेरे बेटे, कुछ देर बाद काश मेरा दूसरा बेटा भी मुझे मिल जाता। दुख न करो बेटी, वह भी एक न एक दिन तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। बेटा अमर, अब तुम्हें न केवल अपने पिता विजय सिंह को डाकू जालिम सिंह की कैद से छुड़ाना है, बल्कि उसे मारकर अपना राज्य भी हासिल करना है। अपना राज्य तो मैं उन शैतानों से अवश्य प्राप्त करूंगा बाबा, लेकिन उस दुष्ट पापी को तड़प तड़प कर कैद खाने में ही मर जाने को रख छोड़ूंगा, जिसने मेरी देवी जैसी माँ को ही इतने कष्ट नहीं दिए, आपका अपमान ही नहीं किया, बल्कि मेरे 6 भाइयों को भी अकाल मौत मार डाला। ऐसा नहीं कहते बेटा, वे जैसे भी हैं मेरे स्वामी हैं और तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें उन्हें छुड़ाना ही होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो माँ, वर्षों बाद तुम्हें पाकर मैं फिर से खोना नहीं चाहता। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहोगी। तब जाओ बेटा, शीघ्र से शीघ्र उन्हें मुक्त कराकर यहाँ ले आओ। उसके बाद हम अपना राज्य वापस पाने की कोशिश करेंगे। और राजकुमार अमर सिंह उसी समय घोड़े पर सवार हो जयगढ़ की ओर रवाना हो गया। जब वह जयगढ़ में प्रविष्ट हुआ, अरे वह देखो राजकुमार दुर्जन सिंह, लेकिन इस वेश में जरूर कोई खास बात है, आओ मालूम करते हैं। शीघ्र ही बहुत सारे लोग अमर के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। राजकुमार दुर्जन सिंह की जय हो, राजकुमार जिंदाबाद। ओह, ये फिर मुझे दुर्जन सिंह समझ बैठे हैं, जरूर वह मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन पिताजी को मुक्त कराने के लिए मुझे पहले इनका यह भ्रम दूर कर इन्हें अपने साथ मिलाना चाहिए। सुनो जयगढ़ निवासियों, मैं डाकू दुर्जन सिंह नहीं बल्कि जयगढ़ का असली राजकुमार अमर सिंह हूँ। यह देखिए मेरी बाह पर लगा शाही निशान। विश्वास कीजिए, मैं ही असली राजकुमार हूँ। इसकी गवाही मेरी माता रानी मेनका व महर्षि गोरखनाथ जी भी दे सकते हैं, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय काले जंगल में हैं। लेकिन हमारी रानी की तो कोई संतान नहीं थी, सभी 7 संतानें मृत पैदा हुई थी। आपका कहना भी ठीक है, जबकि हकीकत यह नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों को सारी कहानी। फिर उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। कहानी को सुनकर एक व्यक्ति तुरंत बोल उठा, यह सच कह रहे हैं साथियों, मैं महामंत्री शेर सिंह का बेटा हूँ। पिताजी ने उन राजकुमारों को बचाने के लिए मेरे ही बच्चे की कुर्बानी दी थी। राजकुमार जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं राजकुमार, आज्ञा करें, हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो जल्द से जल्द अन्य लोगों को भी सारी सच्चाई से अवगत कराकर यहाँ एकत्रित करिए। हम कुछ देर बाद ही उस किले पर आक्रमण करेंगे। चलो साथियों। और कुछ देर बाद ही राजकुमार अमर ने सैकड़ों लोगों के साथ किले पर आक्रमण कर दिया। शाबाश साथियों, तोड़ डालो द्वार और भीतर घुस जाओ। आज हमें जालिम सिंह के जुल्मों का अंत करना है। आह, जबकि किले के भीतर महल में सेनापति कालदेव, आखिर तुम स्वयं ही मौत के मुंह में चले आए। कहो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बापू, इस धोखेबाज से क्या पूछना, मैं ही इसकी गर्दन उड़ाकर उसके किए की सजा दिए देता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन तभी गजब हो गया हुजूर, प्रजा ने छोटे सरकार के हमशक्ल के साथ मिलकर किले पर आक्रमण कर दिया है। क्या बकते हो? क्या? ठीक कह रहा हूँ हुजूर, वे द्वार तोड़कर किले के भीतर प्रविष्ट भी हो चुके हैं। हमारे सैनिक उनके साथ मुकाबला करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। उफ, दुर्जन बेटे, तुम जल्दी से इन सब सैनिकों को लेकर जाओ और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। ठीक है बापू, अभी मजा चखाता हूँ उन्हें। चलो सैनिकों। लेकिन अभी दुर्जन सिंह उन गिनती के सैनिकों के साथ कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि कालदेव ने मौका पाकर जालिम सिंह की म्यान से तलवार खींच ली और दुर्जन बेटे, लेकिन दुर्जन जालिम सिंह को नहीं बचा पाया। आई नहीं कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें आओ और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जयगढ़ पर केवल मेरा राज्य होगा।
यह जानकर कि दुर्जन सिंह ही रानी मेनका का दूसरा पुत्र है, साधु गोरखनाथ रानी मेनका महामंत्री और अपने शिष्यों के साथ तुरंत किले पर पहुंच गए। उस समय वहां जालिम सिंह के सैनिकों और प्रजा में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। मेरे बच्चों, आज शैतान के विरुद्ध हमें भी धर्म युद्ध करना होगा। शस्त्र प्राप्त करो और टूट पड़ो दुष्ट शैतानों पर। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले ही पल मृत सैनिकों के अस्त्र शस्त्र उठाकर महामंत्री गोरखनाथ जी व उनके शिष्य जालिम सिंह के सैनिकों पर टूट पड़े। रानी मेनका भी पीछे नहीं रही थी। हाय मरा! जबकि महल के भीतर बस अब तुम्हारा खेल खत्म। आह नहीं, और इससे पहले कि कालदेव दोबारा संभल पाता। ठीक उसी समय अमर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। अब जरा मुझसे भी फैसला कर लो दुर्जन सिंह। ओ तुम मेरे हमशक्ल। दोनों हमशक्ल जरूर हैं दुर्जन सिंह, लेकिन फिर भी अंतर बहुत है। तुम एक डाकू हो और मैं राजकुमार। तुम और राजकुमार, हा हा हा, अच्छा हुआ तुम स्वयं ही यहाँ आ गए। आज मैं तुम्हारा भी मरने का हसरत पूरी कर दूंगा। लो संभालो वार, और तुम भी बचो। लेकिन काफ़ी देर तक एक दूसरे के से वारों से बचते हुए लड़ते रहे, लेकिन फिर मैं तुम्हें ईश्वर को याद करने का मौका अवश्य दूंगा दुर्जन सिंह। कर लो याद। तुम राजकुमार अमर ने दुर्जन के शरीर के 2 टुकड़े कर देने के लिए जैसे ही तलवार हवा में उठाई। ठहरो बेटे अमर, आपने मुझे इस दुष्ट का अंत करने से क्यों रोक दिया बाबा? इसलिए बेटा क्योंकि यह तुम्हारा सगा भाई है। नहीं क्या? यह सच है राजकुमार। विश्वास न हो तो दुर्जन सिंह की बाह पर लगे शाही निशान को भी देख सकते हो। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं बेटा, यह भेद केवल यही जानते थे। ओह, विश्वास नहीं होता। और अमर ने आगे बढ़कर दुर्जन सिंह की आस्तीन फाड़ दी। नहीं नहीं, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। जबकि शाही निशान को देखते ही मेरे लाल भैया, नहीं रुक जाओ, तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते। मैं जालिम सिंह का बेटा हूँ। तभी एक और घायल पड़ा। जालिम सिंह बोल उठा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। यह ठीक है कि मैंने तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन जन्म नहीं दिया। तुम मुझे अड्डे वाली पहाड़ी के पास ही एक गड्ढे में मिले पड़े थे। यह तुम क्या कह रहे हो बापू? ठीक कह रहा हूँ बेटा। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप मिल गए। मुझे पापी को माफ़ करना। अच्छा, अलविदा। और जालिम सिंह की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बापू, आह! उठो बेटे, समय कम है। पहले अपने सैनिकों को युद्ध करने से मना करो, फिर अपने पिता को कैद से मुक्त करो। आहा, इसका मतलब यह हुआ कि जिनकी आंखें मैंने अपने हाथों से निकाली वे ही मेरे पिता हैं। हे ईश्वर, कितना अनर्थ हुआ मुझसे। दुख न करो बेटे, महर्षि गोरखनाथ के श्राप के कारण ऐसा होना ही था। अब चलो। दुर्जन सिंह के आदेश पर सैनिकों ने हथियार डालने में देर नहीं की। युद्ध बंद होने के बाद सभी उस कारागृह में पहुंचे जहां राजा विजय सिंह बंदी थे। कौन? ओह, रानी मेनका। स्वामी काल भैरव की मौत और लाल घाटी की तबाही के साथ ही राजा की भी आंखें वापस लौट आई थी। तुरंत उन्होंने विजय सिंह को बंधन मुक्त किया। मुझे माफ़ कर दो रानी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाए, तुम्हारा घोर अपमान किया। भगवान तो शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा न कहिए स्वामी, महर्षि आप भी मुझे माफ़ कर दें। आह, आपका अपमान कर मुझे क्या क्या दुख नहीं झेलने पड़े। तुम अपने किए की सज़ा भोग चुके हो राजन, अतः आज मेरा श्राप समाप्त हो गया। लो, अपने बच्चों से मिलो और बाकी जिंदगी आनंद पूर्वक बसर करो। मेरे बच्चे, यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? और जब राजा विजय सिंह की सारी बात का पता चला तो उन्होंने दोनों राजकुमारों के साथ साथ महामंत्री शेर सिंह को भी गले से लगा लिया। आप महान हैं महामंत्री जी। अंत में प्रजा को एक लंबे समय बाद खुशहाली मिली। आहा, आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। महाराज विजय सिंह जिंदाबाद, महारानी मेनका जिंदाबाद, युवराज जिंदाबाद। समाप्त।